हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा इंटरनेट के उपयोग वाला टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग देखे हैं। जैसे कि ईमेल भेजने में इंटरनेट का उपयोग देखा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, चैटिंग में, साथ ही साथ ई प्रशासन और इसके अलावा जो ई कॉमर्स है, इसमें भी हमने इंटरनेट के उपयोगों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम ई गवर्नेंस के अंतर्गत इंटरनेट के उपयोग को देखेंगे। हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और यह किस तरीके से काम करता है, इसके आधार स्तंभ कौन कौन से हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के अंतर्गत हम विभिन्न सरकारी पोर्टलों का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सरल भाषा में हम समझ लेते हैं कि ई प्रशासन या ई गवर्नेंस क्या कहलाता है। देखिए, गवर्नेंस मतलब होता है शासन करना और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, क्या होता था कि सरकारी कामकाज कागजों पर जब किया जाता था तो इसकी बहुत ज़्यादा फाइलें बनती जाती थीं, जिसमें काम में देरी होने लगी, काम में लाल फीताशाही का समावेशन हो गया, साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी उसमें आने लगा। लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता था, जिससे उनका शोषण भी होने लगा। तो इन सभी को खत्म करने के लिए, शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, साथ ही साथ जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए और जो भी सरकारी योजनाएं नागरिकों की सुविधाओं के लिए बनाई जाती हैं, नागरिकों के लिए बनाई जाती हैं, उनको सही तरीके से लागू करने के लिए और साथ ही साथ प्रशासन में या गवर्नेंस में जो भी समस्याएं आ रही होती हैं, उन समस्याओं को दूर करते हुए पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस को लाया गया। ई गवर्नेंस में क्या किया जाता है? इनमें डाटाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से फीड कर दिया जाता है। इनमें डेटा जब फीड होते हैं तो सभी के लिए जो भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन सभी में पारदर्शिता बरती जाती है। कोई भी व्यक्ति घर बैठकर ही यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसे यदि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा और कितनी समयावधि लगेगी। अर्थात इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। इससे जो पहले जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने में जो भी धोखाधड़ी होती थी, जो भी भ्रष्टाचार किया जाता था, जो भी लाल फीताशाही बरती जाती थी, उन सभी को खत्म कर दिया गया है। अब हर व्यक्ति को ये नॉलेज होता है कि कौन सी योजना हमारे लिए लाई गई है, किस चीज में कितना समय लगने वाला है, किस योजना के लिए कितना पैसा सरकार के द्वारा लाया गया है, उसकी जानकारी हर व्यक्ति घर बैठे ई गवर्नेंस के जरिए प्राप्त कर सकता है। ई गवर्नेंस के जरिए सरकार की पहुंच जनता तक भी हो गई है, अर्थात नागरिकों तक भी हो गई है। जनता की पहुंच, सरकार की पहुंच सरकार तक भी है, सरकार की पहुंच प्रशासन तक भी है और सरकार की पहुंच जो व्यवसायिक होते हैं उन तक भी है। अर्थात जो भी क्रियाकलाप संचालित किए जा रहे हैं उन सभी तक सरकार की पहुंच होती है और उन सभी की सरकार तक पहुंच होती है। अर्थात एक दूसरे में पारदर्शिता के साथ मेल होता है ई गवर्नेंस के जरिए। चलिए, ये तो हुई समझने वाली बात। अब हम समझ लेते हैं कि यदि एग्जाम में ई गवर्नेंस पूछ लिया जाता है तो आप किस तरीके से इसे तैयार करेंगे। तो देखिए, एग्जाम जो मुख्य परीक्षा है हमारी, इसमें ई गवर्नेंस से हर प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हर प्रकार से मतलब क्या होता है? इसमें 3 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न और 11 नंबर के प्रश्न सभी के बनने की संभावना है। 3 नंबर में आपसे विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं अलग तरीके से पूछ ली जाएंगी। 5 नंबर में इसके लाभ, हानि, उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य ये वगैरह पूछ लिए जाएंगे। और 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में सीधा टॉपिक आ जाएगा, ई गवर्नेंस का मूल्यांकन कीजिए या ई गवर्नेंस की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इस तरीके का प्रश्न 11 नंबर में 200 शब्दों में लिखने के लिए आपको आ सकता है। चलिए समझ लेते हैं हम ई गवर्नेंस को। ई गवर्नेंस क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी होती है उसके माध्यम से सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखना तथा सार्वजनिक सेवाओं, आर्थिक विकास के लाभों तक सभी को समान पहुंच सुनिश्चित करना, सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। समझने का प्रयास करना। यहां पर लिखा हुआ है
किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, क्योंकि इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहा जाता है, ई गवर्नेंस कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात इसमें सभी नागरिकों के लिए कौन कौन से कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, उनकी पहुंच नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। साथ ही साथ उनमें पारदर्शिता बरती जाती है ताकि इनमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए। साथ ही साथ सार्वजनिक सेवाएं, जो सरकार द्वारा जनताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं होती हैं उनकी, साथ ही साथ आर्थिक विकास के लाभ जो सरकार द्वारा निम्न वर्ग के लोगों से लेकर उच्च वर्ग के लोगों तक पहुंचाने होते हैं, उन सभी को समान रूप से ये मिल सकें। ऐसा ना हो कि अमीर इसका फायदा ज्यादा उठा ले जाएं और गरीब इसका फायदा ना उठा पाएं। जैसे कि कहा गया है, राजीव गांधी ने कहा था कि हम किसी योजना में यदि 1 रुपए खर्च करते हैं तो वह जमीनी स्तर तक पहुंचते पहुंचते जिस व्यक्ति के लिए हम वास्तविक लाभ पहुंचाना चाह रहे थे उस तक पहुंचते पहुंचते वह सिर्फ 10 पैसे ही बचते हैं, अर्थात 90 पैसे बीच में भ्रष्टाचार के माध्यम से खर्च हो जाते हैं। उस व्यक्ति को, जो निचले तबके का व्यक्ति होता है, उसको भी ये पता नहीं होता कि आखिर सरकार ने हमारे लिए कितने पैसे भेजे थे और हमें कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ई गवर्नेंस के जरिए ये पूरी योजना में कितना पैसा लगाया गया है, कितना पैसा किसके लिए प्रोवाइड करना है, उन सभी की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सबको उपलब्ध होती है, जिससे जो मार्ग में भ्रष्टाचार हो रहा होता है उस पर अवक्षेप लग जाता है, वह नहीं हो पाता है। तो समझ में आया ई गवर्नेंस की परिभाषा क्या होती है। ई गवर्नेंस में विभिन्न हितधारकों के बीच परस्पर क्रियाएं होती हैं। विभिन्न हितधारक मतलब सरकार जिन जिन से काम कराना चाह रहा है, जिन जिन के लिए काम कर रहा है, उन सभी से उसके मध्य परस्पर संबंध होता है, अर्थात उनकी पहुंच सरकार तक और सरकार की पहुंच उन तक होती है। अर्थात सरकार जो भी योजनाएं बना रहा है, जो भी उनके लिए कार्य कर रहा है, वो उन व्यक्तियों को पता होता है, उन संस्थाओं को पता होता है, और वह संस्था और व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी जानकारी सरकार को होती है, जिससे कार्य में पारदर्शिता बरती जा सकती है, कार्य में तेजी लाई जा सकती है, खर्चा कम किया जा सकता है, और जो योजनाएं जिसके लिए लागू की गई हैं वह उस तक पहुंचाई जा सकती है। समझ लेते हैं कि ई गवर्नेंस में विभिन्न हितधारक कौन कौन से हैं और उनके बीच पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। एक होती है सरकार से सरकार, अर्थात सरकार के विभिन्न विभागों, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तक सभी विभागों की, सभी मंत्रालयों की पहुंच होती है, अर्थात एक दूसरे के कार्यकलापों पर नजर रखी जाती है जिससे कहीं पर कोई भी कोताही ना बरती जाए। उद्देश्य क्या होता है? इससे कार्य क्षमता बढ़ाना होता है ताकि कार्य की क्षमता में वृद्धि हो सके, कार्य में कोई लेट लतीफी ना हो, है ना। तो इससे क्या होगा, जहां कहीं भी कोई दिक्कत आ रही होगी, जहां कहीं भी कोई कार्य में ढीलाशाही बरत रहा होगा तो उस पर क्या होगा, नियंत्रण लगाया जा सकेगा, सरकार की नजरों में वह बने रहेंगे। इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य निष्पादन और उत्पादन भी बढ़ेगा, कार्य का निष्पादन सही तरीके से सही समय पर हो पाएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। सरकार से सरकार के अंतर्गत जो भी योजनाएं जिस मंत्रालय के द्वारा लागू की जानी होती हैं, कितने समय में किस हद तक वह योजनाएं लागू हो रही हैं, उसकी जानकारी विभिन्न मंत्रालयों को पहुंच जाती है। फिर होता है सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार से नागरिक, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं से लाभान्वित करना, अर्थात जो भी नागरिकों के लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको नागरिकों तक पहुंचाना, साथ ही साथ नागरिकों के लिए कौन सी योजना की आवश्यकता है, वास्तविक मुद्दे उनके हैं क्या, उनको किस चीज की जरूरत है, इन सभी की जानकारी सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार कौन सी योजना नागरिकों के लिए लागू कर रही है उसकी जानकारी नागरिकों तक पहुंच जाती है। एक होता है सरकार से व्यवसाय, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसके द्वारा क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है लाल फीताशाही कम करना और समय की बचत करना, क्योंकि सरकार मान लीजिए किसी व्यवसाय के द्वारा कोई काम कराना चाहती है, किसी भी चीज का टेंडर निकालती है, उसकी नीलामी करती है, तो उसमें ऐसा ना हो कि लाल फीताशाही बरती जा रही हो। लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है? जो आपकी फाइलें होती हैं उनमें लाल फीते से बंधी हुई होती हैं और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से उन फाइलों को नीचे दबा दिया जाता है और नियमों को इतना कठोर बता दिया जाता है कि यह साधारण तरीके से होना संभव ही ना हो। तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में टेबल के नीचे से पैसे लेने की प्रक्रिया चालू हो जाती है कि आप एक काम करिए, इतने पैसे दे दीजिए, आपकी फाइल निकालकर हम बाबू से ऊपर रखवा देंगे और उसका काम तीव्र गति से करवा देंगे।
तो ये लाल फीताशाही ना हो। और लाल फीताशाही से होता क्या था, नियमों का उल्लंघन होता था और कार्य में देरी होती थी। फाइल को इतने नीचे दबा दिया जाता था, इतने समय के लिए दबा दिया जाता था कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए और खुद ही आके बोले कि ठीक है साहब, आप इतने पैसे ले लीजिए लेकिन हमारा काम कर दीजिए। तो ये लाल फीताशाही, इससे क्या होता था, सरकार को भी बहुत ज्यादा घाटा होता था और नागरिकों को भी बहुत ज्यादा घाटा होता था। तो सरकार का व्यवसाय से जुड़ाव से जो भी लाल फीताशाही व्यवसाय में चल रही होती है वह खत्म हो जाती है, जिससे समय की और धन की दोनों की क्या होती है, बचत होती है। सरकार से कर्मचारी के बाउंडेशन हो, अर्थात जो भी योजनाएं लागू कराई जानी हैं वह सही समय से हो रही हैं कि नहीं लागू, या फिर जो कर्मचारी होते हैं उनको आखिर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का निदान सही तरीके से हो सके, इस पर निगरानी बनाए रखने के लिए इन दोनों के मध्य बॉन्ड होता है। जैसे उद्देश्य क्या है इसका, कर्मचारी की परस्पर क्रियाओं को तीव्र करना और उनकी संतुष्टि स्तर को बढ़ाना। आखिर कर्मचारी क्या चाह रहा है, उसकी संतुष्टि, उसको कब संतुष्टि प्राप्त होगी, तो उसके संतुष्टि स्तर को बढ़ाना, साथ ही साथ कर्मचारियों की परस्पर क्रियाओं को तीव्र करना, कहीं पर कोई भी कार्य करने में रुकावट ना आए, इसको भी देखना। ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इसके उपयोग किए जा सकते हैं। तो ई गवर्नेंस मूलतः नैतिक, जिम्मेदार, पारदर्शी एवं स्मार्ट शासन व्यवस्था लाने के लिए सरकारी कार्यकरण की प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। किसका अनुप्रयोग है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। इसके माध्यम से जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, उसमें नैतिकता लाना, उसमें जिम्मेदारी का उनको अनुभव कराना कि आपकी जिम्मेदारी है क्या, आपको क्या कार्य सौंपे गए हैं, उन कार्यों को आपको किस तरीके से कितने समय के अंदर करना है, तो ये सभी जिम्मेदारी उनको बतलाना, साथ ही साथ कार्य में पारदर्शिता लाना, कहीं पर गोपनीयता के आधार पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो, जो योजना जिसके लिए लागू की गई हो, जितना पैसा उस योजना के लिए लागू किया गया हो, वह पारदर्शी रूप से सबकी नजरों के सामने रहे। तो पारदर्शी लाना, साथ ही साथ स्मार्ट शासन व्यवस्था, अर्थात स्मार्ट तरीके से कम समय में अधिक तीव्रता से कार्य किया जा सके, इसको लाने के लिए ये क्या है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ही अनुप्रयोग है। इसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इसके अन्य अनुप्रयोग देख लेते हैं, जैसे इससे सार्वजनिक सेवाओं की अधिक तीव्रता और अधिक सक्षम सुपुर्दी होगी। जो सार्वजनिक सेवाएं होंगी उनमें तीव्रता आएगी, सार्वजनिक सेवाएं जल्दी से नागरिकों तक पहुंच जाएंगी, साथ ही साथ उनका जो कार्य है वह बहुत सुपुर्दगी के साथ पूर्ण होगा। इसमें आंतरिक क्षमता सुधारने में उपयोगी होगा। क्या होता है कि प्रशासन में गोपनीयता बरती जाती है और गोपनीयता की आड़ में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार होने के कारण कार्य में लेट लतीफी होती जाती है, जिससे सरकार को और नागरिकों को दोनों को ही बहुत ज्यादा हानि उठानी होती है। लेकिन ई गवर्नेंस के जरिए ये जो गोपनीयता है उसे पारदर्शिता में बदल दिया जाता है, लोगों को नैतिकता, लोगों को जिम्मेदारी का अनुभव कराया जाता है, जिससे जो आंतरिक क्षमता होती है प्रशासन की उसे सुधारने में यह उपयोगी होती है, उसे आसानी से सुधार पाती है। इससे लागत कम होती है, साथ ही साथ राजस्व बढ़ाने में भी यह उपयोगी होती है। जब कार्य सही तरीके से सही समय पर होगा तो उससे समय की बचत होगी, लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो राजस्व को घाटा भी कम होगा, जिससे राजस्व की दर बढ़ जाएगी। प्रशासनिक क्रियाओं का पुनर्गठन करने में यह सहायक होता है। प्रशासनिक क्रियाएं किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से संचालित की जानी है, उनका नए तरीके से पुनर्गठन करने में भी यह सहायक होती है। सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में भी उपयोगी है। जब कोई भी सेवा आपको प्रदान की जाएगी, यदि वह निर्धारित समय में कम खर्चे के साथ सही तरीके से जिस व्यक्ति के लिए लाई गई है उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, तो ये क्या है, ये सेवा की गुणवत्ता ही तो है कि गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। तो इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है, आपने देखा है कि सार्वजनिक सेवाओं की में अधिक तीव्रता और अधिक सक्षम सुपुर्दगी आ जाएगी। इससे आंतरिक क्षमता सुधरेगी, इससे लागत कम होगी, राजस्व बढ़ाने में यह सहायक होगी, प्रशासनिक क्रियाओं का पुनर्गठन हो सकेगा, साथ ही साथ सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगी। तो यह इसके अनुप्रयोग हैं। अब बात कर लेते हैं हम ई गवर्नेंस के लाभ की। ई गवर्नेंस से वास्तविक लाभ क्या क्या हैं। तो वही जो अनुप्रयोग थे उसी से मिलते जुलते इसके लाभ होते हैं कि इससे सेवाओं की प्रक्रियाओं में क्या होगा, सुधार होगा। जिस व्यक्ति के लिए जो योजनाएं, जो कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं उस व्यक्ति तक सही तरीके से उन्हें लागू किया जा सकेगा, उसका लाभ उस व्यक्ति तक सही तरीके से
पहुंच सकेगा। प्रशासन में नागरिकों की भूमिका को बढ़ाता है। ई गवर्नेंस से जब नागरिकों को अपने अधिकारों का पता होगा तो वह प्रशासन में और शासन में भागीदार बनने का इच्छुक होगा। उसमें राजनीतिक जागरूकता का विकास होगा, जिससे क्या होगा, प्रशासन में नागरिकों की भूमिका भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नागरिकों को सशक्त बनाकर उनकी सरकार के कार्यों तक पहुंच को आसान करता है। ई गवर्नेंस से क्या होता है, ई गवर्नेंस के द्वारा हर व्यक्ति को अपने अधिकार, अपनी योजनाओं का ज्ञान होता है, जिससे उसकी सरकार तक और सरकार से उस तक पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। सरकार को यह अनुभव हो जाता है कि व्यक्तियों की मांग क्या है, सामाजिक मुद्दे क्या चल रहे हैं, लोगों में किन समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ नागरिकों को भी इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि सरकार ने हमारी किन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, किस तरीके से वह इन्हें दूर करने के लिए कार्यक्रम को संचालित कर रही है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स का उपयोग किस तरीके से कहां पर हो रहा है। इससे नागरिक शासन अंतःक्रिया तीव्र होती है, जिससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और चौकन्ना रहता है। इससे क्या होता है, नागरिक शासन अंतःक्रिया अर्थात जिस तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है उसमें नागरिकों की पकड़ हो जाती है और दोनों में अंतःक्रिया हो जाती है। साथ ही साथ जो सरकारी तंत्र होता है उसमें पारदर्शिता आ जाती है, इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो भी कार्य है वह इंटरनेट के माध्यम से सबके सामने स्पष्ट तौर पर रखा जाता है, जिससे उसमें कोई भी गोपनीयता के आधार पर भ्रष्टाचार की संभावना नहीं रह जाती है। साथ ही साथ प्रशासन चौकन्ना भी हो जाता है कि उनको पता हो जाता है कि यदि हम कहीं पर कोई भी गड़बड़ी करते हैं तो वह सभी की नजरों में आ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, जिस कारण से प्रशासन चौकन्ने तरीके से पारदर्शिता पूर्ण तरीके से कार्य करने लगता है। यह शासन के स्तर पर मितव्ययता एवं लागत प्रभाविकता को बढ़ाता है। मितव्ययता हमने देखा है कि सरकार का जो गठबंधन है या सरकार की जो पहुंच है वह व्यवसाय तक भी होती है, नागरिक तक भी होती है, प्रशासन तक भी होती है और सरकार तक भी होती है। इससे क्या होता है, शासन के स्तरों में मितव्ययता बरती जाने लगती है, लोग एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं, जिससे लागत में प्रभाविकता आती है और राजस्व बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना। तो लाभ आपको समझ में आ गए। इस तरीके से यदि ई गवर्नेंस आपसे पूछ लिया जाता है तो ई गवर्नेंस को आप लिख सकते हैं कि ई गवर्नेंस है क्या, यह किस तरीके से किन किन से संबंधित है, साथ ही साथ इसका कार्यकलाप क्या है और इसके लाभ क्या है। यदि 200 शब्दों में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इन सभी आयामों को समाहित करके आप पूरे प्रश्न को पूर्ण कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और बनने की संभावना है जिसे कहते हैं केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना। यह क्वेश्चन 200 शब्दों में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, तो हम हर तरीके से इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना क्या है? केंद्र सरकार चाहती थी कि नागरिकों के जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, अपने जीवन को संचालित करने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है वह उन्हें प्रदान करना, इसे ही क्या कहते हैं, मिशन मोड परियोजना। ई शासन का अंतिम उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाना है। क्या है? जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाना, अर्थात नागरिकों को वैसी सेवाएं उपलब्ध कराना जिनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी अपेक्षा होती है। वह चाहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ये सुविधाएं, ये सेवाएं प्राप्त हो जाएं। तो वह ई प्रशासन के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराना ही क्या है, केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को चालू किया गया है, जैसे कि ई कार्यालय। कार्यालय में पहले क्या होता था, कोई भी कार्य होता था तो वह कागजों पर होता था। कागजों में क्या होता था, फाइल बनती जाती थी और फाइल दबती जाती थी। मान लीजिए किसी ने कोई आवेदन दिया है और यदि वह फाइल के नीचे दब गया है तो उससे भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी मिलती थी, साथ ही साथ वह उसमें देरी बरती जाती थी। लेकिन ई कार्यालय के द्वारा अब इससे कागज विहीन कार्यालयों की संकल्पना आ गई है। जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि किस व्यक्ति के लिए किस योजना का लाभ मिल चुका है, किसे नहीं मिला है, किसने आवेदन किया है और किसने नहीं किया है। तो उन सभी की पारदर्शितापूर्ण जानकारी कार्यालय में उपस्थित हो जाती है। इसमें रिकॉर्ड के खत्म होने का, रिकॉर्ड के खराब होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। हार्ड डिस्क में ये सेव बने रहते हैं। साथ ही साथ यह इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में भी आदान प्रदान किए जा सकते हैं। बीमा
बीमा प्रयोक्ताओं के लिए एक एकीकृत डाटाबेस का सृजन करना कि किन व्यक्तियों को कौन से तरीके, देखिए बीमा कई प्रकार के होते हैं लेकिन लाभ एक योजना का एक ही व्यक्ति को मिलता है। ऐसा नहीं कि 1000 योजनाओं का लाभ एक ही व्यक्ति को मिल जाए, बहुत सारी बीमा योजनाएं चलती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब अलग अलग फाइलों में होता है तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फायदा ले जाता है और किन्हीं व्यक्तियों के लिए बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचता। लेकिन बीमा के माध्यम से क्या होता है, एकीकृत डेटाबेस का सृजन होता है जिसके माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि किन किन व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता थी, किन्हें लाभ दिया गया है और किन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सेवा सुपुर्दगी गेटवे, सेवा मांगने वाले एवं सेवा प्रदाताओं के बीच एक साझे अंतरपृष्ठ की व्यवस्था करना, अर्थात इसके माध्यम से एक गेट रहता है, गेटवे रहता है और उसमें सेवाओं की सुपुर्दगी होती है कि जिन व्यक्तियों के लिए सेवाओं की आवश्यकता है और जो प्रदाता है उनका संपर्क सीधे तौर पर बना रहे। ई वृष, देश में व्यापार जीवन चक्र के माध्यम से निवेशकों, उद्योगों और व्यापार के लिए दक्ष, कुशल, सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का प्रदान करना, कारोबारी माहौल में बदलना। इसका क्या होता है कि एक इस तरीके का ब्रिज बनाना जिसमें जो कारोबार है, जो व्यापारी है, उनके लिए अधिक से अधिक टैक्स ना लगे, उनके लिए किसी नियमों की मतलब नियम कठोर ना हो, वह अपना व्यापार सही तरीके से संचालित कर सकें, अपना कोई भी टेंडर है सरकार से सही नियमों के अनुसार उसे पारित करा सकें। एकल खिड़की कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा अलग अलग जाकर दस्तावेजों पर साइन ना करा के एक जगह साइन करा के अपने कार्य को सही तरीके से करा सकें, वह ई वृष कहलाता है। ई अधिप्राप्ति, ई अधिप्राप्ति में क्या होता है, सरकारी विभागों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित अधिप्राप्ति की शुरुआत की जाती है कि जो विभिन्न सरकारी विभाग होते हैं उनमें सूचनाओं की प्राप्ति हो जाती है। जिस भी मंत्रालय को, जिस भी विभाग को जो भी सूचना की आवश्यकता होती है वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पास आसानी से पहुंच जाती है। इसके अलावा नवीन तकनीक का स्थानीय नियोजन में अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। बहुत सारी नई तकनीकी लाई गई हैं स्थानीय नियोजन के लिए, कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं और ये भी ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आती हैं। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो इनको 3 नंबर के हिसाब से हम तैयार कर लेते हैं। स्थानीय नियोजन के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आर्थिक गतिविधियां आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है। स्थानीय नियोजन में किन की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है, लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्या होता है, तकनीकी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना या वहां प्रदान करना। मान लीजिए कहीं पर कोई तकनीकी है लेकिन हमें वो नहीं आती तो वो तकनीकी हमें सिखाई जाए या तकनीकी हमें प्रदान की जाए। साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियां, इन क्षेत्रों का प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में शामिल ही क्या कहलाता है, नवीन तकनीकी का स्थानीय नियोजन कहलाता है। इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं, जैसे कि ई मंडी की व्यवस्था की गई है। ई मंडी, इलेक्ट्रॉनिक मंडी, इसके माध्यम से क्या होता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है विभिन्न विभिन्न फसलों का, उसमें पारदर्शिता बरती जाती है और किसान को घर बैठे ही उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये क्या कहलाती है, ई मंडी परियोजना कहलाती है। किसानों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने हेतु 14 अप्रैल 2006 को इसे शुरू किया गया था। ई मंडी योजना की शुरुआत कब हुई थी, 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। किसानों का जो उत्पाद होता है उसे ऑनलाइन उसकी बिक्री या खरीदी करने के लिए और उसका क्या भाव है उसे इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करने के लिए, उसमें पारदर्शिता बरतने के लिए इसे लागू किया गया था। ज्ञान दूत, यह इंटरनेट आधारित सरकार से नागरिक तक सेवा प्रणाली है, अर्थात सरकार की नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित हो सके उसकी यह एक प्रणाली है ज्ञान दूत। इसका प्रयोग ग्रामीण आबादी को संगत सूचना प्रदान करने और जिला प्रशासन तथा लोगों के बीच कार्य करना होता है। ज्ञान दूत के माध्यम से लोगों के मध्य पारदर्शिता बरती जाती है, उनके लिए कौन सी योजना लागू की गई है, कितनी अवधि में इस सेवा का लाभ उन्हें प्रदान किया जाना है, इस सभी की जानकारी पारदर्शितापूर्ण सभी को प्रदान की जाती है। इसे मध्य प्रदेश ने सन 2000 में शुरू किया था। ज्ञान दूत योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने कब शुरू किया था, तो सन 2000 में शुरू किया था। ई सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, नागरिक एवं प्रशासन के मध्य दूरी को समाप्त करने हेतु इसे लॉन्च किया गया था। ई कृषि, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कृषि, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जांच पोस्टों तथा मंडियों को कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यालयों एवं मंडियों से संबंधित करके ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा उपलब्ध कराना है।
इसमें क्या होता था कि वही चीज़ें कि जितनी भी मंडियों में क्रियाकलाप चल रहे हैं उसके लिए कौन सा दस्तावेज है, कौन सी चीज़ें पास कराना है, कौन सी नहीं कराना है, कब आपको फसल बेचनी है, कहाँ बेचनी है, सभी की जानकारी किसान तक आसानी से पहुँच सके, उसे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ई कृषि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। ई चौपाल के माध्यम से क्या होता था कि शासन द्वारा इन किसानों के लिए जो भी भाव तय किए गए हैं फसलों की, उनको घर बैठे ही उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। वह किसके द्वारा कराया गया? ई चौपाल के द्वारा। ई बैग में क्या है? राज्य के शिक्षा बोर्डों को किताबों को ऑनलाइन रखेंगे, मतलब ई बोर्ड के द्वारा जो राज्य के शिक्षा बोर्ड है उनकी किताबों को ऑनलाइन रखा गया और घर बैठे विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराने की यह योजना है। ई अस्पताल योजना, ई अस्पताल में ऑनलाइन मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके द्वारा क्या होगी? ऑनलाइन मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आपको घर बैठे ही आप चाहें तो दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। ई परिवहन सेवा, परिवहन मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से परिवहन सुविधाएं प्रदान करना। इसमें ई गवर्नेंस योजना NEGP 2006 के द्वारा बनाया गया पहला पोर्टल है। इसके अंतर्गत हवाई, सड़क और रेल परिवहन की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आप घर बैठे इनमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप इनकी टिकट बुक करा सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी, इसमें क्या था? इसका प्रारंभ 1991 में UGC ने किया था। ठीक है। मुख्यालय इसका कहां पर है? अहमदाबाद में, गुजरात विश्वविद्यालय में इसका मुख्यालय है। श्वान के विषय में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। श्वान का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। इन नेटवर्कों को हमने डिटेल में जब कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे थे उसमें डिटेल में पढ़ा था, और इसकी डिटेल प्रीलिम्स में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने में मिलेगी। जब आप वहाँ पर नेटवर्क पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में से पढ़ने को मिलेगा। इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 2004 में की गई थी, क्रियान्वयन मार्च 2005 में किया गया था, और इसके माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं प्रारंभ की गई थी, अर्थात लोगों तक सरकार की योजनाएं सही तरीके से पहुंच सकें। इसका उद्देश्य था कि 2 MB पर सेकेंड की न्यूनतम बैंडविड्थ क्षमता रखने वाली वर्टिकल श्रेणीबद्ध मूल संरचना में ब्लॉक स्तर तक सभी संघ और राज्य शासित केंद्रों में मुख्यालय को जोड़ना, अर्थात जितने भी मुख्यालय हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना और सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनको मुहैया कराना। और इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 2 MB पर सेकेंड होना चाहिए। न्यूनतम बैंडविड्थ की बात की गई थी कि लगभग इतनी बैंडविड्थ के समक्ष सभी जो कार्यालय हैं इनको आपस में जोड़ना इस योजना के तहत रखा गया था। इसमें कृषि सेवाएं, RTI, मनरेगा, भूमि रिकॉर्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता सेवाएं, ई जिला आदि सेवाओं को शामिल किया गया था। इनकी जानकारी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाना तथा लोगों तक पहुंचाना इसके अंतर्गत रखा गया था। सोशल मीडिया गवर्नेंस, सोशल मीडिया जो गवर्नेंस है उसे H. डल्टन ने लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा है। 4 स्तंभ तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा विधायिका, एक हो जाएगा कार्यपालिका, एक हो जाएगा न्यायपालिका, एक हो जाएगा मीडिया। 4 हो गए। इसके अलावा जो सोशल मीडिया गवर्नेंस है इसे 5वां स्तंभ किसने कहा है? H. डटन ने कहा है। किसने कहा? H. डटन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है प्रश्न 3 नंबर में कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कौन सा है? तो सोशल मीडिया गवर्नेंस है। NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसने सभी जिला कार्यालय को कंप्यूटरीकृत करने हेतु जिला सूचना प्रणाली का कार्यक्रम शुरू किया। तो जो जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया था? NIC ने किया था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किया था। इसके निकनेट पर ईमेल, वेबसाइट, ई शिक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके निकनेट पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? निकनेट के विषय में हमने देख लिया था कि दूरस्थ स्थित कंप्यूटर से यदि कोई जानकारी का उपयोग हमें करना है तो उसका हम उपयोग घर बैठे कर सकते हैं, वो निकनेट कहलाता है। तो उसी के माध्यम से ईमेल, वेबसाइट और ई शिक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब यदि ई गवर्नेंस के स्तंभ आपसे पूछ लिए जाए तो ई गवर्नेंस के कौन कौन से स्तंभ हैं? तो इसके भी 4 स्तंभ होते हैं। जैसे कि लोग होते हैं,
ई गवर्नेंस के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोगों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस का संचालन तो लोगों के द्वारा ही होता है, लोकतंत्र का निर्माण लोगों के द्वारा ही होता है। सरकार जो भी योजनाएं बना रही है, जो भी क्रियाकलाप कर रही है, वह लोगों के लिए ही कर रही है। तो पहला स्तंभ क्या होगा? लोग होंगे। दूसरा प्रक्रिया होगी कि आखिर प्रक्रिया कैसी बरती जा रही है, उसमें पारदर्शिता समाहित है या नहीं है, कार्य की सुपुर्दगी है या नहीं है, उसमें मितव्ययिता बरती जा रही है या नहीं बरती जा रही है। तो दूसरा स्तंभ होता है प्रक्रिया। तीसरा होता है प्रौद्योगिकी। किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, यह इसका तीसरा स्तंभ होता है। और संसाधन, कौन कौन से संसाधन लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, यह इसका चौथा स्तंभ होता है। तो यदि ई गवर्नेंस के आपसे स्तंभ पूछ लिए जाएं तो वह चार होते हैं: लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। कुछ जरूरी चीजें हैं वो देख लीजिए आप। जैसे कि भारत में ई गवर्नेंस का विकास 1970 के दशक में हुआ था। तो भारत में ई गवर्नेंस का विकास कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भी कब हुई थी? 1970 में ही हुई थी। और इसी के साथ ई गवर्नेंस का भी विकास शुरू हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 लोकसभा में कब पेश किया गया था? 27 दिसंबर 2011 में पेश किया गया था। यह तो हुआ ई गवर्नेंस। अब बात कर लेते हैं हम भारत के प्रमुख सरकारी पोर्टलों के विषय में। यदि हम भारत के प्रमुख सरकारी पोर्टलों की बात करें तो भारत के प्रमुख सरकारी पोर्टल से प्रश्न यदि पूछने की संभावना देखें तो 3 नंबर की ही बनती है। हमें सिर्फ इसमें यह ध्यान रखना है कि जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए हैं वह किस क्षेत्र से संबंधित है, किसके लिए वह पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य पोर्टल हैं। एक है दिशा ऐप। दिशा ऐप क्यों लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह महिला सुरक्षा से संबंधित था। अर्थात महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? दिशा ऐप। एक था ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, जिसे गर्व ऐप कहा जाता था। यह किससे संबंधित था? ग्रामीणों को विद्युतीकरण की सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं परिवारों में विद्युतीकरण की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया था कि कोई व्यक्ति विद्युतीकरण की गलत तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है या सभी लोगों को सही तरीके से विद्युतीकरण पहुंच रही है या नहीं। ई सनद 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाण हेतु लॉन्च किया गया था। क्या हो गया था कि जो विदेश जाने वाले लोग होते थे उनके लिए जो डिजिटल दस्तावेज हैं वह पहले क्या होते थे, जो दस्तावेज बनवाने होते थे तो उनमें बहुत समस्या आती थी। तो वह डिजिटल तरीके से बना सकें, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए, सरलता प्रदान करने के लिए ई सनद ऐप लॉन्च किया गया था। प्रिया सॉफ्ट ई पंचायत मिशन मोड द्वारा लॉन्च पंचायती राज संस्थाओं के लेखा का सॉफ्टवेयर है। अर्थात इसमें जो पंचायती राज संस्थान होते हैं उनके लेखा जोखा इसके अंतर्गत रखे जाते थे। दीप ऐप क्या था? यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल था। कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नीलामी करने वाला पोर्टल था। ताम्र क्या था? यह केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का पोर्टल था। किसका था? केंद्रीय खनिज एवं संसाधन जो मंत्रालय है उसका पोर्टल था ताम्र ऐप। 15 फरवरी 2017 को इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 15 फरवरी 2017 को। कोविन ऐप आपने देखा है कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसके तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित किया गया था। तो वैक्सीनेशन कहां पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है और कहां पर किस तरीके से उपलब्ध करानी है, तो इन सभी की निगरानी हेतु कोविन ऐप लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म था कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकों की उपलब्धता एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु कोविन ऐप लॉन्च किया गया था। पेंसिल ऐप 26 जनवरी 2017 को केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नाम ही है पेंसिल, तो किससे संबंधित होगा? बालकों से होगा। और बालकों में पेंसिल मतलब शिक्षा के अधिकार से है। तो जो बालकों द्वारा श्रम कराया जाता था जिससे वह शिक्षा से अछूते रह जाते थे, तो उन्हें बाल श्रम से हटाने के लिए एक पोर्टल है जिसमें इनकी जानकारी फीड की जाती थी। तो उसके लिए पेंसिल ऐप या पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया था। उमंग सरकारी सेवाओं तक मोबाइल के माध्यम से पहुंच बनाने वाला पोर्टल कौन सा है? उमंग है। दीक्षा ऐप या दीक्षा पोर्टल, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है।
शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने हेतु इसे लॉन्च किया गया था कि जो शिक्षक हैं वह अपनी जीवन शैली को डिजिटल बना लें। जो भी स्कूलों में हाजिरी हो या फिर आप वहां पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दिन भर में क्या कार्य किया है, उन सभी को इस ऐप के माध्यम से फीड किया जाता था। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप इसको प्रारंभ किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। इसमें कोरोना महामारी के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु 12 भाषाओं में जानकारी देने हेतु लॉन्च किया गया था। कोविड के द्वारा कौन कौन सी आपको सुविधाओं का कौन कौन सी आपको निगरानी रखनी है, किन चीज़ों का पालन करना है, किन चीज़ों से दूरी रखना है, कौन सी सावधानी बरतना है, या फिर आपकी लोकेशन क्या है, या आपके आसपास कोई भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति है, तो सभी की जानकारी देने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। हमराज ऐप भारतीय सेवाओं की पोस्टिंग एवं प्रोन्नति से संबंधित ऐप था, जिसमें भारतीय सेवाओं में जो भी अधिकारी काम कर रहे थे उनकी पोस्टिंग कहाँ कौन सी हुई है और उन किन किन अधिकारियों की प्रोन्नति हुई है, किन की होना है, तो इन सभी से संबंधित जानकारी हमराज पोर्टल में फीड की जाती थी। समाधान ऐप चुनाव आयोग का ऐप है। इसमें कोई भी नागरिक चुनाव शिकायत दर्ज करा सकता है, अर्थात यदि चुनाव में कोई भी घपलेबाजी हो रही है, कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, तो उनसे संबंधित यदि किसी व्यक्ति को जो शिकायत है वह दर्ज करनी है तो वह कहां पर कर सकता था, समाधान ऐप के जरिए कर सकता था। यह ऐप किसका है, तो चुनाव आयोग का ऐप है। तो ये जो महत्वपूर्ण पोर्टल थे उनको हमने देख लिया है जो पूछे जाने की संभावना है। तो इसके साथ ही जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को समझा, इंटरनेट की कार्यप्रणाली को समझा, उसके उपयोगों को समझा, साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमने ईमेल, ई गवर्नेंस, इनको भी बहुत डिटेल से, और साथ ही साथ सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसे भी बहुत डिटेल से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसके साथ ही जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है जो यूनिट 4 है, जिसके अंतर्गत 30 नंबर के प्रश्न बनने हैं, जो 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के हो सकते हैं, उन्हें हमने हर तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इसको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इस यूनिट से प्रॉपर 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। विगत वर्षों में कंप्यूटर का जो वेटेज था वो बहुत कम था, इतने ज़्यादा प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते थे। कभी कभार एक प्रश्न पूछ लिया जाता था, वो भी 6 नंबर का। लेकिन अब मालूम है कि 11 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाने हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली यूनिट में जिसके अंतर्गत हम कोई अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।